नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्लीज़ एनसीईआरटी पास में होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक, उसमें जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे फिजिक्स हो, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है। तो चैप्टर पढ़ने के पहले ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ा करिए आप लोग, तो उससे आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने के बाद पहले हम लोग आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। तो केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर इंट्रोडक्शन में देखें, इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी यही बताती है कि मैटर कैसे बनता है, व्हाट इज द मैटर। मतलब कि आप लोग पढ़ भी चुके हुए, मैटर इज द मेडअप ऑफ, मतलब स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े होंगे अभी, मतलब 11th में है, आगे भी स्टेट ऑफ मैटर है। तो मैटर में 3 मैटर होंगे, बेसिक क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मैटर मेडअप होता है डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एटम या एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मैटर बनता है। ओके, नाउ अब एक चीज और ध्यान देना है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। नो एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करे। नो एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर एक्सेप्ट, सिर्फ नोबल गैस ऐसा होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसका रीजन है, अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में है या एटम फॉर्म में है, तो वो उसकी एनर्जी बड़ी हाई होती है। एलिमेंट की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। और एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी लो होती है। और केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो स्टेबल नहीं होना चाहता है, स्टेबिलिटी लो होती है, वो स्टेबल अचीवमेंट करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी, जब दो एलिमेंट कंबाइंड करेंगे, जब दो एलिमेंट क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करेंगे। और कंबाइंड करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, मॉलिक्यूल या कंपाउंड यानी कि मैटर का। अब ये जो कंबाइंड कर रहे हैं एलिमेंट, मोर देन 2 एलिमेंट, ये कंबाइंड कैसे कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड कैसे कर रहा है, बाई फोर्स के द्वारा, बाई सम फोर्स के द्वारा। अभी जो सम फोर्स है यही होता है केमिकल बॉन्ड, यही क्या होता है, यही होता है केमिकल बॉन्ड। ये जो सम फोर्स वर्ड है ना, ये जो फोर्स है जो एलिमेंट को कंबाइंड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, यही क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। पहले तो एनसीईआरटी ये बताती है मैटर क्या है, तो बेसिक चीज़ है कि मैटर क्या होती है, डिफरेंट टाइप एलिमेंट कंबाइंड होकर मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आपको बताती है एनसीईआरटी कि नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्ट करे नेचर में, बस नोबल गैस को छोड़कर। ये लाइन का मतलब भी है कि एलिमेंट के पास एनर्जी हाई होती है और स्टेबिलिटी लो होती है, इसलिए एलिमेंट कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हाँ, नोबल गैस स्टेबल होता है एलिमेंटल फॉर्म में अपने, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ्यूजन होता है नोबल गैस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये एलिमेंटल फॉर्म इसलिए एग्जिस्ट कर जाता है नोबल गैस। तो ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, बट और कोई एलिमेंट इसके अलावा नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे से कंबाइंड करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो जो कंबाइंड करने के लिए जो फोर्स होती है वही होती है केमिकल बॉन्ड। अभी अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, तो आप डिफिनेशन क्या बताओगे। डिफिनेशन तो ये तो समझ में आ गया ना, सम फोर्स, वो फोर्स होती है जो केमिकल बॉन्ड, एक फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम या मॉलिक्यूल, एटम या एलिमेंट होते हैं, उनको होल्ड करके रखे रहती है, वही होता है केमिकल बॉन्ड। तो आप क्या इसको डिफिनेशन ऐसे लिखोगे, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड, ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि होल्ड करके रखता है डिफरेंट, विच होल्ड डिफरेंट आयन या एटम, which hold different ion atom together in different species called chemical bond। तो सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए Na प्लस एक स्पीसीज है, एक आयन है, दूसरा आयन Cl माइनस आयन है, इन दोनों को होल्ड करने के लिए एक इसके इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को होल्ड करके NaCl बनाता है, ये NaCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कौन सा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले तो इसको मैं लिखूंगा, ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अभी हम लोग बॉन्ड के टाइप पढ़ेंगे, उसमें बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये कुछ नहीं बल्कि फोर्स ही है, दो एटम को क्या करके रखता है, कंबाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो इस प्रकार से आप इसको बताएंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि डिफरेंट आयन या एटम, डिफरेंट आयन को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है बाई द फोर्स के द्वारा, और इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड में हम लोग तीन टाइप के बॉन्ड बेसिकली होते हैं, कई बॉन्ड, बट हमको तीन टाइप के बॉन्ड बेसिकली पढ़ने हैं। कौन कौन से, आयनिक बॉन्ड जो कि आयन के बिटवीन रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो बेसिक तीन बॉन्ड हैं जो कि आप लोग पढ़े हुए। उसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स भी होते हैं। तो बॉन्डिंग कई एटम के बीच में कई डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं, बट बेसिकली हमको ये तीन बॉन्ड देखने हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड, और वान डेर वाल फोर्स जो कि ये वान डेर वाल फोर्स। तो इतने हमको बॉन्ड देखने हैं। तो ये चीज़ आपकी केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन आप बताएंगे। नाउ अब एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि जब दो एलिमेंट जब एटम या दो एलिमेंट कंबाइंड करते हैं और मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एटम ये कंबाइंड क्यों करते हैं, Na प्लस Cl माइनस से कंबाइंड क्यों किया, आखिर Na प्लस एक आयन हो गया, Cl माइनस दूसरा आयन हो गया, ये NaCl बना लिया, ये दोनों आयन कंबाइंड किए, ये दोनों आयन है ना, क्या किया, आयन कंबाइंड किए, कंबाइंड करके क्या बनाए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। अब ये कंबाइंड हुए क्यों, ये आयन कंबाइंड हुए क्यों, वाई, तो उसका रीजन आप ये देंगे क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस अपने आयनिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है, ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होकर बना लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है कि एलिमेंटल फॉर्म में एक नोबेल गैस को छोड़कर कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इस फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो मॉलिक्यूल बना लेता है। और वैसे भी आप ये दोनों फॉर्म की एनर्जी क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम कहें मॉलिक्यूल और एटम में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है हमेशा, ऑलवेज, एटम की स्टेबिलिटी कम है, तो ये आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो और केमिस्ट्री में हमेशा ये रूल होता है कि हमेशा स्पीशीज स्टेबल होना चाहती है, तो मॉलिक्यूल इसलिए बनता है। एटम तो अनस्टेबल है ना, एटम स्टेबल है ही नहीं, मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है। तो इसलिए ये कंबाइंड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब कंबाइंड में भी क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, कंबाइंड ठीक है, कंबाइंड का आपने आंसर दे दिया, वाई कंबाइंड ड्यू टू द स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंबाइंड करते हैं। अब फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ये कंबाइंड, अब ऐसा नहीं कंबाइंड आप ऐसे ही करवा दो मनमानिया, कंबाइंड में भी एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सर्टेन कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन में पहले तो उन्होंने पूछा वाई कॉम्बिनेशन, फिर पूछा है कि सर्टेन ही कॉम्बिनेशन क्यों होता है। सर्टेन कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे Na प्लस Cl माइनस से कंबाइंड कर रहा है ना, आई होप कि, चलिए मैं इसको बैठा के लिखता हूँ फिर। जैसे इनका मतलब कहने का पूछने का ये मतलब है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि ठीक है Na प्लस और Cl माइनस कंबाइंड करके ये दोनों स्टेबल नहीं थे, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंबाइंड किया और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिए। अब वाई का आंसर आपने दे दिया। अब बताइए कंबाइंड सर्टेन ये कॉम्बिनेशन जो होता है, ये सर्टेन कॉम्बिनेशन ही क्यों होता है, सर्टेन कॉम्बिनेशन क्यों होता है। सर्टेन कॉम्बिनेशन का मतलब, एक मिनट, सर्टेन कॉम्बिनेशन वाई सर्टेन कॉम्बिनेशन, हम ऑल कॉम्बिनेशन क्यों Li प्लस K प्लस के साथ कंबाइंड नहीं कर जाता, Na प्लस जो है CS प्लस से कंबाइंड क्यों नहीं कर जाता, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, तो सिर्फ सर्टेन कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल क्यों है, तो ये लोग हम थ्योरी में देखेंगे, ठीक है, तो ये थ्योरी में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका उन्होंने पूछा शेप, तो शेप को भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग वेस्पर थ्योरी की हेल्प से डिटरमाइन कर लेंगे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का शेप। तो इन सब का आंसर हमको डिफरेंट जो केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट थ्योरी हमको पढ़नी है। और कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है इन सब के आंसर के लिए, हमको पढ़नी है कॉसल लुईस अप्रोच, पहली थ्योरी है कॉसल लुईस, सेकेंड थ्योरी है आपकी वेस्पर थ्योरी, VSEPR, थर्ड आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है VBT, और फोर्थ आपको MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चार थ्योरी बेसिकली हमको पढ़नी है। अब इन चारों को हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। पूछा जाए व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, कॉसल लुईस थ्योरी करने से पहले, कॉसल लुईस अप्रोच करने के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज द केमिकल बॉन्डिंग डिफिनेशन। तो नॉर्मल हो गई, बट थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज द केमिकल
बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड अगर आपको बताना हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है, एक फोर्स है, बस नॉर्मल सा है, एक फोर्स है जो कि एक्ट करता है, एक्ट बिटवीन मोर देन टू मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, मोर देन टू या मोर देन टू लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर है, समझ जाओ बस, बिटवीन मोर देन टू, ठीक है, पूरा लिखते हैं, बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल। भाई केमिकल बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है जो कि एक्ट करता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल और मोर देन टू मॉलिक्यूल, और मोर देन टू मॉलिक्यूल, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा एटम, क्योंकि एटम और आयन, तो वो होता है केमिकल बॉन्ड। अच्छा, दो एटम है मान लीजिए, एक एटम, वही मैं फिर से लिखूंगा, दो एटम है, दो एटम या दो आयन है, एक Na+ है, एक Cl- है, इन दोनों के बिटवीन क्या एक्ट किया? फोर्स एक्ट किया, और ये फोर्स एक्ट करके क्या बना लिया? एक मॉलिक्यूल NaCl बना लिया, NaCl ये मॉलिक्यूल बन गया आपका। तो ये फोर्स जो बना, यही फोर्स क्या है? केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जैसा कि हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। नाउ अब ये जो मॉलिक्यूल बना है और ये जो आयन है, आयन क्या है? अनस्टेबल है, और ये स्टेबल है, मॉलिक्यूल स्टेबल है, जैसा कि ये भी देख लिए हम लोग। अब एटम, जब दो आयन या दो एटम के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस एटम का, Na+ आयन का, Cl- आयन का, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स तो ठीक है, केमिकल बॉन्ड का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब होता है इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। और इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एनर्जी भी डिक्रीज होती है। एनर्जी देखिए डिक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीजेज। कैसे एनर्जी डिक्रीजेज? इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आयन था तो एनर्जी इसकी ज़्यादा थी, Na+ और Cl- की एनर्जी क्या है? Na+ और Cl- की एनर्जी NaCl से ज़्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी हाई है, जबकि NaCl की एनर्जी क्या है? लो है, लो एनर्जी है इसकी, तभी तो स्टेबिलिटी ये ज़्यादा है मॉलिक्यूल की, और इसकी स्टेबिलिटी लो है, यानी अनस्टेबल है ये। क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होता है? एनर्जी स्टेबिलिटी में इन्वर्सली का रिलेशन होता है, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये चीज़ होती है। एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, अब आपको ये भी पता है कि स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी तो नहीं बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको बेसिक सबको सब पता है। अब अब ये भी पता है कि मॉलिक्यूल जो होता है मोर स्टेबल होता है देन एटम होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसको डिलीट करते हैं फिर। अब हम लोग देखेंगे कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। टॉपिक है कॉसल लुईस अप्रोच, कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक है कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। नाउ देखिए, अब केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसल लुईस ने थ्योरी दिया था, कॉसल लुईस ने। अब इसमें क्या बोला गया था कॉसल लुईस अप्रोच में टू केमिकल बॉन्डिंग में, कि एवरी एटम, सब जितने भी एटम हैं उनके पास एक टेंडेंसी होती है, एटम के पास एक टेंडेंसी होती है। वो टेंडेंसी क्या है एटम की? एटम के पास टेंडेंसी होती है कि अपना वो आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, कंप्लीट
its octet to outermost cell, complete its octet in outermost cell, ज़्यादा बेटर रहेगा, in outermost सेल। यानी कोई एटम है तो अपना आउटर मोस्ट सेल का वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये एटम की टेंडेंसी होती है। ऐसा करना क्यों चाहता है वो, ताकि एटम स्टेबल हो सके, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तब वो स्टेबल हो जाएगा। एक चीज़ ये एटम की टेंडेंसी होती है। सेकंड थिंग, जैसे हाइड्रोजन की टेंडेंसी टू डुप्लीट होना चाहता है, हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म टू फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। अब सेकंड एटम की टेंडेंसी होती है एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक दूसरी टेंडेंसी इसकी है, एटम की एक और टेंडेंसी होती है या प्रॉपर्टी होती है, एटम एक्वायर करना चाहता है, एटम एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, एक्वायर कर लेगा एटम, तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी एटम क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है। अब एटम इनर्ट गैस एक्वायर कैसे हो जाएगा, उसका तरीका तीन तरीके हैं। एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का, एक्वायर करने का एटम के पास 3 मेथड है। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं, फिर वो को अचीव करना चाहता है, ये अलग चीज़ थी। आउटर मोड से ऑक्टेट कंप्लीट करना लगभग अप्रॉक्स वही बात हो जाएगी, बट यहाँ पे आप लिखोगे टेंडेंसी एटम की एक और होती है, अचीव टेंडेंसी अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इसी को बोलते हैं नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल। तो ये आपकी होगी क्या, तो ये आपकी कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी, आपकी इतनी आप थ्योरी आप इसमें बोलेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, एवरी एटम के पास टेंडेंसी होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का, अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने का। सेकंड एटम की टेंडेंसी होती है कि एक्वायर कर सके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करने का एटम के पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन को अपना लॉस कर दे, जैसे Na+ है, Na+ क्या करेगा, सॉरी पहले Na का आप देखो, सोडियम है, सोडियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बना लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ऐसे आप Cl को देख लीजिए, Cl का होता है 287, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो इस प्रकार से एटम जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव क्यों करना चाहते हैं, ताकि ये स्टेबिलिटी अचीव कर सकें, स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें, इसलिए ऐसा ये इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ओके। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला केस, इलेक्ट्रॉन शेयर किस जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये F2 हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये जो मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं और अपना स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं, स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो ये तो चीज़ आपकी हो गई कॉसेल लुईस अप्रोच केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी। ये थ्योरी अभी इसका ऑक्टेट रूल देखना, थोड़ा सा लुईस सिंबल जो एनसीईआरटी ने बता रखा है उसको देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, एनसीईआरटी ने कर्नल आप ध्यान दीजिएगा, कर्नल क्या होता है, अगर हम लुईस पिक्चर एटम इन टर्म ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, यानी कर्नल का मतलब होता है, कर्नल वो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, कर्नल, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ कर्नल। कर्नल मीन्स हो जाएगा, कर्नल का मतलब हो जाएगा, कर्नल इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस प्लस, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियस और उसके साथ साथ जो इनर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कर्नल। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं, ये इनर लिखा हुआ है, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द इनर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कर्नल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी ये कोई वो नहीं है, बट हाँ एनसीईआरटी में दिया था तो अभी थोड़ा सा जानते रहिए, ओके। तो ये आपका हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ बता रही है लुईस सिंबल के बारे में, थोड़ा उसको देख लीजिए। लुईस सिंबल, लुईस सिंबल, ओके, लुईस सिंबल।
तो लुईस सिंबल क्या होता है आपका, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है किसी, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान या इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली, जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट होता है। मान लीजिए मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होगा, एटम के कॉम्बिनेशन से, एटम कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब एटम कॉम्बिनेशन में जो मान लीजिए एटम जो कॉम्बाइंड करेगा, उस एटम के आउटर मोस्ट, जो एटम कॉम्बिनेशन हुआ है इसमें जो एटम पार्टिसिपेट हुए हैं, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी क्या हो जाएगी, उसके पार्टिसिपेशन से ये आपका मॉलिक्यूल बनेगा। तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से बनेगा, और इस आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, लुईस सिंबल भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हम लोग शुरू में देख चुके हैं, एटम के कॉम्बिनेशन से होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब एटम के कॉम्बिनेशन में एटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट होता है। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जितने आउटर मोस्ट सेल पार्टिसिपेट हो रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उसी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ध्यान दीजिएगा इनर इलेक्ट्रॉन, अब इनर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इनर इलेक्ट्रॉन या इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व, इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। मतलब जो एटम का कॉम्बिनेशन होता है उसमें इनर सेल इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का से आपका एटम का कॉम्बिनेशन होता है और मॉलिक्यूल का। फिर हमने एक चीज़ लिखा है इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, आउटर मोस्ट सेल का। इनर सेल इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में इनर सेल इलेक्ट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं है, वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब इसी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो है, एटम के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक अमेरिकन साइंटिस्ट से, जिनका नाम था जीएन लुईस, अमेरिकन केमिस्ट से जीएन लुईस, तो इनको रिप्रेजेंट किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट स्ट्रक्चर से, उसी को बोला गया लुईस स्ट्रक्चर। इसको सिंपल नोटेशन दिया है, इसको रिप्रेजेंट किया, तो उसी को सिंबल को, जो चूंकि जीएन लुईस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था, तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जीएन लुईस ने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इसको बोला गया लुईस स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल, इसको बोला गया लुईस सिंबल बोला गया। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल की, जैसे लुईस सिंबल आपको एलिमेंट सेकंड पीरियड के मैं एलिमेंट लेता हूँ, उसको समझने के एनसीईआरटी ने उसको ही समझाया है सेकंड पीरियड को, तो यहाँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट हम लोग लेते हैं, उसको समझते हैं उसका लुईस सिंबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेकंड पीरियड में कौन कौन आ जाएंगे, सेकंड पीरियड में आप क्या जाएंगे, सेकंड पीरियड में पीरियड टेबल के सेकंड पीरियड में आप क्या जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। अब आप लिथियम के सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब है, आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो डायमंड नंबर इसका 3 होता है, और इसका हो जाएगा 2 1। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका 2 1 था, इसका 2, इसमें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसको 2 डॉट से करेंगे। ऐसे आप सबका बोरान में आउटर मोस्ट में 3 आएंगे, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, तो 2 3। कार्बन का 6 होता है तो 2 4, समझ रहे ना, इसे आप सबको। नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2 5, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 8 तो 2 6, इसका 9 होता है तो 2 7, और इसका 10 होता है 2 8। तो आउटर मोस्ट से मतलब हमको ये, इनर मोस्ट से तो मतलब ही नहीं है, आउटर मोस्ट सब इनर, इसको मिटा देते हैं, 2 2 सब में मिटा दिए। अब यही है आपका, बोरान में 3 है तो इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट इसमें लगाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 है तो 5 डॉट इसमें, यही आपका लुईस सिंबल है। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें 6 डॉट है, 2 4 तो 6, इसमें 7 है तो इसमें 7, 2 2 4 तो 6 1 7, इसमें 8 है, 2 2 4 तो 6 2 8। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा लुईस सिंबल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, और ये आपके एनसीईआरटी में है तो आप वहाँ से देख लीजिए। सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लुईस सिंबल, तो आप सिंपल सा बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लोग शुरू में देख चुके हैं। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटम के कॉम्बिनेशन से। अब एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है, एटम के कॉम्बिनेशन के दौरान एटम कॉम्बिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन के आउटर सेल? तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है। तो जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जीएन लुईस ने रिप्रेजेंट किया था, तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोला गया लुईस सिंबल। क्योंकि लुईस ने रिप्रेजेंट किया था तो लुईस सिंबल बोल दिया गया। अब ये सब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के लुईस सिंबल दिखाए गए हैं यहाँ पे। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरान का 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब। और ये इनका ये लुईस सिंबल हो गया। इस प्रकार से आप लुईस को बताएंगे। ठीक है, आपको ऑलरेडी अच्छा आपसे पूछा जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्ड एटम के कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता, इनर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एटम कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें इनर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं। ये चीज़ आपका हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंस इंस्टीट्यूट ने बता रखा है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल्स। सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं लुईस सिंबल का। जो डॉट होते हैं, नंबर ऑफ द डॉट किसके अराउंड में? नंबर ऑफ डॉट अराउंड एटम, अराउंड एटम, वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ द डॉट। जितने डॉट रहेंगे वही उस एटम का क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसका वो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमको ग्रुप वैलेंसी, एलिमेंट की ग्रुप वैलेंसी को कैलकुलेट करने में, कॉमन ग्रुप वैलेंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट कॉमन ग्रुप वैलेंसी, कॉमन वैलेंसी या ग्रुप वैलेंसी, कॉमन या ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये इसका सिग्निफिकेंस है। आप किसी भी एलिमेंट का कॉमन वैलेंसी या ग्रुप वैलेंसी उसका कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एक सिग्निफिकेंस हो गया लुईस सिंबल का। और लुईस वही जो डॉटेड रहेगा एटम के अराउंड, नंबर ऑफ डॉट स्ट्रक्चर रहेगा, डॉट सिंबल रहेगा, लुईस सिंबल जो रहेगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम लोग ग्रुप वैलेंसी एलिमेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। और जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जनरली क्या होता है? ग्रुप वैलेंसी किसी एलिमेंट का जो ये ग्रुप वैलेंसी होती है, ग्रुप वैलेंसी इक्वल टू द ग्रुप वैलेंसी, जनरली बात हो रही है, आल में नहीं, इक्वल टू द आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इन लुईस सिंबल और, देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, यानी कि ग्रुप वैलेंसी इक्वल टू द, या तो आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट या और इक्वल टू और इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट, या इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी इधर दिख रहा है, अभी इधर लिखते हैं नंबर 8 माइनस नंबर ऑफ द डॉट, इतना हो गया। तो ग्रुप वैलेंसी किसी के अगर हमको निकालनी है तो या तो वो इक्वल होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट के इक्वल होगा, नंबर ऑफ डॉट के इक्वल होगा, या तो 8 माइनस नंबर ऑफ द डॉट के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए हमको कार्बन की वैलेंसी बतानी है, तो कार्बन की ग्रुप वैलेंसी कॉमन वैलेंसी, तो कार्बन में कितने डॉट लगे थे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 डॉट लगे थे। तो इसकी वैलेंसी या तो ये नंबर ऑफ डॉट की 4 होगी, ठीक, या तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट, 8 माइनस 4, यानी 4 वैसे भी आ रहा है, 4 वैसे भी। अगर नाइट्रोजन का चेक करना है, नाइट्रोजन में कितने डॉट लगे थे? 5 डॉट लगे थे, तो इसकी वैलेंसी या तो 5 होगी या तो 8 माइनस 5 3 होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं।
ग्रुप वैलेंसी, आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ द डॉट और इज इक्वल टू द 8 माइनस नंबर ऑफ द डॉट। तो ग्रुप वैलेंसी हम लोग वैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये आपका हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ कौशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्ड ड्रू अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट। तो जो उनका फैक्ट था ड्रू अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट। तो क्या क्या फैक्ट इनका था, तो ये हम लोग देख लेते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये है कि ध्यान देना है, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान देना है। तो पीरियाडिक टेबल में इन पीरियाडिक टेबल हम लोग देखते हैं ना कि अगर पीरियाडिक टेबल में देखते हैं इधर साइड मीन्स लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और राइट साइड में पीरियाडिक टेबल के राइट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मीन्स एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके जैसे कि एस ब्लॉक के एल्कली मेटल हो गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी हम लोग पीरियाडिक टेबल करेंगे तो करेंगे इसको। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। ऐसे इसके बाद इधर आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और ये बेरियम और रेडियम, ये क्या है, ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इधर अगर पी ब्लॉक में चले जाएं हम, पी ब्लॉक में आपका बोरान के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ पे हीलियम है ऊपर, ठीक है। और इधर आ जाएगा बोरान के बाद एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन के बाद आ जाएगा सिलिकॉन, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इधर हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये सब के सब क्या है, इधर एस ब्लॉक के जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मोटा मतलब इधर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये लेफ्ट साइड है पीरियाडिक टेबल की, ये लेफ्ट साइड है। और ये पीरियाडिक टेबल के राइट साइड के एलिमेंट हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाउन टू ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है, इंक्रीज होती है। वो अलग चीज़ होगी, वो पीरियाडिक टेबल में देखेंगे। बट अभी यहाँ पे बस इतना ही देखना है, पीरियाडिक टेबल में हम लोग जो डिसाइड करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हैलोजन है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, तो इसको सेपरेट करते हैं बाय नोबल गैस के द्वारा। ये इनका फैक्ट था, पहला फैक्ट इनका यही था। इन पीरियाडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, एल्कली मेटल मीन्स कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेपरेटेड बाय नोबल गैस। पहला फैक्ट ये आपको मेमोराइज करना है, इसका कोई मीनिंग नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा फैक्ट है ये, बट आपको ध्यान देना। अगर पूछा जाए कि आप फैक्ट बताइए, क्या उन्होंने फैक्ट बताया था कौशल ने, तो पहला फैक्ट इन्होंने बताया था कि पीरियाडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को सेपरेट करेंगे या सेपरेटेड बाय द नोबल गैस। सेकेंड इनका फैक्ट था, ये तो सिंपल सा है कि अगर हैलोजन है, मान लीजिए कोई हैलोजन है, ठीक, हैलोजन कोई भी है, वो क्या करेगा, हैलोजन के पास फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम ए हैलोजन एटम। हैलोजन एटम से ही क्या होता है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। हैलोजन एटम मान लीजिए कोई है, क्लोरीन है, मान लीजिए फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और ये बना लेगा Cl-। ऐसे एल्कली मेटल के पास क्या है, एल्कली मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। एल्कली मेटल जैसे हो गया ये आपका एल्कली मेटल, लिथियम ले लीजिए या सोडियम ले लीजिए। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ये गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बना लेगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा तो बना लेगा क्या, पॉजिटिव आयन। तो इनका सेकंड फैक्ट यही है, सेकंड फैक्ट में इन्होंने यही बोला है कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि आपका जो हैलोजन है, हैलोजन
हेलोजन क्या फॉर्मेशन करता है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। और आपका ये जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल आपका पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव आयन का। अब आपको पता चल गया नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तभी तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, हेलोजन नेगेटिव आयन तब बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है ना। और एल्कली मेटल कोई भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना रहा है तो ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो सेकंड पार्ट इनका यही है कि फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव आयन फ्रॉम हेलोजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन फ्रॉम एल्कली मेटल। तो क्या करेगा, रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये सेकंड फैक्ट था। ये तो नॉर्मल चीज़ थी, ये भी बट है तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। थर्ड फैक्ट इनका था, इनका जो थर्ड फैक्ट था कौशल का, थर्ड फैक्ट में इन्होंने ये बता रखा था, जो आपका निगेटिव आयन बना है, निगेटिव आयन यानी कि हेलोजन से बना है, और जो आपका पॉजिटिव आयन बना है जो कि एल्कली मेटल से बना है, ठीक है। तो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। स्टेबल नोबल गैस को ये बनते आयन इसीलिए ही हैं। हेलोजन आपका क्लोरीन Cl- क्यों बनता है, उसको गर्ज थोड़ी ना है, क्लोरीन इसलिए Cl स्टेबल है ही नहीं, 287 है, इसका ऑर्बिट कंप्लीट है ही नहीं। तो अपने आप को स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के लिए, यानी 288 में ले जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है ताकि ये स्टेबल हो सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके। जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे, ऐसे एल्कली मेटल का गर्ज थोड़ी ना पॉजिटिव आयन में जाए। एल्कली मेटल मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 281 है ना, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को अपना अगर निकाल देगा, Na+ हो जाएगा तो 28 हो जाएगा ना, नोबल गैस में चला जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक केमिस्ट्री में हर एक स्पीसीज चाहती है कि वो स्टेबिलिटी को अचीव करे, तो इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये ऐसा हो रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। ओके, एक चीज़ यहाँ पे दे रखी है, हीलियम जो होता है, हीलियम के साथ एक्सेप्शन है, हीलियम ऐसा नहीं करता है। हीलियम का नोबल गैस, कोई भी नोबल गैस ऐसा नहीं करती है, हीलियम नोबल गैस कोई भी नहीं करती है, नोबल गैस कोई भी नोबल गैस, क्योंकि उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है ही, तो क्यों इलेक्ट्रॉन का गेन या इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। तो हीलियम क्या करता है, हीलियम ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्यूप्लेट कर लेता है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन बने, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ। मान लीजिए कि ये निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन है, यानी कि नेगेटिव आयन यानी कि Cl- है और पॉजिटिव आयन Na+ है। तो इन दोनों के बिटवीन 14 इनका ये तीसरा फैक्ट था। चौथा फैक्ट इनका था Na+ और Cl- यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन स्टेबलाइज होंगे। अभी आयन भी स्टेबलाइज नहीं है, इनके बीच में एक फोर्स होगा, इनके बीच में एक फोर्स होगा, और ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और ये अब बन जाएंगे NaCl मॉलिक्यूल। जब इन दोनों के बीच में ये दोनों को बांधने वाला फोर्स आ जाएगा तो बन जाएगा NaCl मॉलिक्यूल, और ये आयन अब ये हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया। ये इनका कौशल लुईस का फंडा था, यानी कि फैक्ट था। ये चीज़ आपका हो जाएगा। नाउ अब ये एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब 2 कंपाउंड के फार्मेशन का एग्जाम्पल दे रखा है कौशल लुईस में। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे कंपाउंड का फार्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू द कौशल लुईस। तो एक तो NaCl का देखना है, एक CaF2 का देखना है। तो सिंपल सा NaCl हम लोग देखते हुए चले आ रहे हैं। तो Na+ और Cl- से बना हुआ है। तो अगर आप Na देखेंगे, पहले आप सोडियम मेटल ले लीजिए, एल्कली मेटल है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ताकि अपने क्या आ जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ऐसे Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, यानी 288 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब ये दोनों कंबाइंड कर जाएंगे, Na+ और Cl- कंबाइंड करके बना लेंगे NaCl। और मैंने पहले बोल दिया कि दोनों होंगे, चूंकि आयन है, आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा दोनों को। ऐसे CaF2 में भी रहेगा, CaF2 में एक Ca है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ताकि अपने इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा ताकि ये अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए, और फिर ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, Ca2+ + F- ये CF2 बना। क्योंकि दोनों आयन है तो दोनों के बीच में जो जोड़ने वाला जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब थोड़ी सी एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो कोवेलेंट बांड, इलेक्ट्रोवेलेंट बांड जो कि आयनिक बांड भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यही आयनिक बांड है। तो फर्स्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रोवेलेंट बांड की डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक प्लीज़ आप लोग अपने पास रखिएगा, देखने के बाद एक बार वीडियो एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ एनसीईआरटी को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। एनसीईआरटी से कुछ चीज़ छूट नहीं रहा, कोई भी चीज़ एनसीईआरटी छूट नहीं रही है। ओके, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और अभी थ्योरी करने के बाद इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, तुरंत इस पे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी होगा, ताकि थ्योरी में जो कसर रह गई हो वो क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाए। और थ्योरी ही पर्याप्त नहीं होता है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो हम लोग व्हाट इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बांड, इसी को बोलते हैं आयनिक बांड। इलेक्ट्रोवेलेंट बांड को ही बोलते हैं क्या, आयनिक बांड, इसी को बोलते हैं और आयनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बॉन्ड जो बनता है किससे, बॉन्ड फॉर्म्ड ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। मतलब एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, यानी कि एक कैटायन है एक एनायन है, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। स्वाभाविक सी बात है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन यानी कैटायन और एनायन के बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बांड या आयनिक बांड होता है। यही आपका, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यही अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है। अगर इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वही मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन, पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन एंड नेगेटिव आयन यानी कि एनायन, बिटवीन पॉजिटिव आयन कैटायन एंड नेगेटिव आयन एनायन was formed as इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आई होप की डेफिनेशन ये तो आपको बेसिक पता भी होगा। अब इस बॉन्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस सिंपल सा आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा हो रहा है कि दो आयन है, एक कैटायन है एक एनायन है, उन दोनों आयन के बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक कैटायन ले रहे हैं Na+ और एक एनायन ले रहे हैं Cl-, इन दोनों आयन को यानी एक कैटायन और एक एनायन, इन दोनों Na+ और Cl- के बीच में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दोनों को जो कंबाइंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड होता है। एक्चुअली ये फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, जो कि बॉन्ड इसका नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ऐसे हम ले सकते हैं। आप कई आयन, कोई भी एक कैटायन ले लीजिए, कैल्शियम आयन, और दूसरा ले लीजिए क्लोराइड आयन, तो ये जो जुड़ता है Ca2+ Cl- से, इनके बीच में भी क्या होता है, तो ये कैटायन एक एनायन, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ होता है। और एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कैल्शियम आयन इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो 2 होगी। जबकि क्लोरीन आयन जो है, क्लोरीन आयन के पास कितने निगेटिव आयन हैं, एक ही है Cl-, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी कितनी होगी, ओनली 1 होगी, -1 या +2। वैसे हम लोग पढ़ते भी एल्काइल अर्थ मेटल की जो वैलेंसी होती है +2 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, ध्यान देना इलेक्ट्रोवैलेंसी।
ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंफर्म होगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, आप सिंपल से बताएंगे बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the positive ion cation and negative ion anion was formed as a electrovalent bond या आयनिक बॉन्ड। अगर आपको ये लैंग्वेज दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल सा यहीं से पकड़ सकते हैं ना। ऐसे सिंपल सा बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स formed between the cation and anion. Electrostatic bond is a attractive force formed between the cation and anion called electrovalent bond या आयनिक बॉन्ड। सिंपल सा ये फंडा आपका हो जाएगा। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अभी इसको हम अलग से बॉन्ड तीनों बॉन्ड डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड अभी। लेकिन ध्यान से जानते इसको आप पहले प्रीवियस मतलब बेसिक क्लास 9-10 में पढ़े भी होंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन है तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स हो सकता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है ये चीज़। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि आपका इसमें होता क्या है, आयन फॉर्मेशन के समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है आयनिक फॉर्मेशन के समय, आयनिक बॉन्ड बनते समय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर, ऐसे बोलें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम हो जाए, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एटम के बिटवीन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक में नेक्स्ट मतलब वीडियो में पार्ट 2 होगा केमिकल बॉन्ड का, उसमें डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल, उसका एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का। कैसे देखेंगे कि जो ऑक्टेट रूल का मतलब ऐसे एटम जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। उसके एक्सेप्शन देखेंगे कौन कौन से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फिर लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इस टॉपिक पे। जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, हाँ फॉर्मल चार्ज भी करना है, फॉर्मल चार्ज, इसकी फॉर्मल चार्ज भी हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, देन नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये हो सकता है आई थिंक सेकंड पार्ट में सब हो जाए और थर्ड पार्ट में इसके बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो इतना करना है हम लोगों को। ओके, थैंक यू।